और महेश चौहान जी, कल तक आपकी पार्टी के दिग्गज, आपकी पार्टी के पेट्रियार्क शरद पवार साहब विपक्षी एकता के जनक बने हुए थे। जिस तरह से महाविकास आघाड़ी बनाई गई थी, उसी को बढ़ाते हुए विपक्षी एकता को बढ़ा रहे थे आगे और मोदी के खिलाफ महागठबंधन बनाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन यहां तो सर अपना घर नहीं संभला। नहीं, देखिए, महाविकास आघाड़ी को आज जो डिफेक्शन हुआ है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। महाविकास आघाड़ी के जितने भी घटक दल है, जैसे कि कांग्रेस है, उद्धव ठाकरे शिवसेना है, ये साथ में रहेंगे और देश में जो एक महागठबंधन की तैयारी हो रही है उसको भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अभी विधायक गए, जरूर गए, अभी उनके साथ जो ऑफिशियली गए वो आई मीन टू से ऑफिशियली मतलब जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है वो तो सिर्फ 9 है टोटल कुल मिलाकर। अभी ये 9 है या 2/3 से ज्यादा है, ये इसके लिए 2-3 दिन का समय चाहिए, ये एक दिन में नहीं पता चलेगा। अगर वो 2/3 से कम है तो इन पर डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। तो आगे की राजनीति क्या होगी यह अभी बताना बहुत डिफिकल्ट है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि शरद पवार साहब पर हमारे पूरे कैडर का, हमारे पूरे संगठन का पूरा भरोसा है, विश्वास है और हमें उनके काबिलियत पर पूरा विश्वास है। और हमें पता है कि जो विधायक गए उनके सिवा बाकी भी बहुत सारे विधायक हमारे पार्टी के अध्यक्ष और शरद पवार जी के साथ टच में है और उन्होंने ये कहा है कि उनको पता नहीं था कि वो सिग्नेचर क्यों किए जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने फोन करके बोला कि अगर हम लोग ने सिग्नेचर वहां किए हैं लेकिन हम मन से आपके साथ है। तो 2-3 दिन में पता चल जाएगा कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है। तो हमें ऐसा लगता है कि हम जो भी कुछ हुआ है उसे लेकर जनता के सामने जाएंगे और आगे के चुनाव की तैयारियां करेंगे। ठीक है, ऐसा लग रहा है ये स्क्रिप्ट जो है पिछले साल की जो हमने शिवसेना की जो बगावत देखी थी, एक बार फिर से डेजावू टाइप का यहां पर हो रहा है। समीर सर, अगर यहां बात की जाए एनसीपी के लिए, तो क्या शरद पवार को उनके भतीजे ने उसी खेल में फंसा दिया है जो 1978 से शरद पवार खेलते आए थे दूसरी पार्टियों के साथ, और कहीं ना कहीं अजित पवार ने भी अपने मेंटोर से वो सारी ट्रिक सीखी हुई हैं और आखिरकार 2023 में आकर शरद पवार को फंसा दिया? बिल्कुल, और मैं कह रहा हूँ शरद पवार को फंसाया नहीं अजित पवार ने। शरद पवार तो लगातार अजित पवार लगातार शरद पवार को आगाह कर रहे थे कि हमें किसके साथ जाना चाहिए और देश का मूड क्या है। देखिए 2014 की मैं आपको एक घटना की याद दिलाता हूँ। 2014 का जब विधानसभा महाराष्ट्र का हुआ था, उसके बाद फ्लोर टेस्ट पे देवेंद्र फडणवीस को शिवसेना ने समर्थन नहीं दिया था। फ्लोर टेस्ट देवेंद्र फडणवीस ने राष्ट्रवादी कांग्रेस के समर्थन से प्रूव किया था। तो उस समय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने देवेंद्र फडणवीस को समर्थन दिया था। तो अजित पवार ने बोला था अजित पवार से कि जब हम समर्थन दे सकते हैं फ्लोर टेस्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो हम भारतीय जनता पार्टी का सरकार क्यों नहीं बना सकते। लेकिन शरद पवार उसके लिए तैयार नहीं हुए। इसके बाद जब 2019 के विधानसभा के बाद जब मुख्यमंत्री पद को लेकर शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी में मतभेद उभरा, उस समय भी अजित पवार ने कहा था कि क्यों ना हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जाए। जब 2014 में हम फ्लोर टेस्ट में समर्थन कर सकते हैं तो आज हम गठबंधन में शामिल होकर सरकार में शामिल होते हैं। देश की मांग यही है। आज वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा सर्वमान्य देश का सबसे लोकप्रिय, दुनिया के लोकप्रिय लीडर है। प्रदेश में देवेंद्र फडणवीस ने 5 साल काम किया है, तो क्यों ना हम इनके साथ वापस जाए और जनता और महाराष्ट्र के हित के लिए काम करें। लेकिन शरद पवार उस समय भी तैयार नहीं हुए। उसके बाद शरद पवार ने 2 मई को आप देखेंगे कि इस्तीफा देने का नाटक किया, वापस ले लिया। उसके बाद अपनी बेटी को जो सांसद है बारामती से, उन्हें नहीं, तो क्या ये माना जाए कि शरद पवार ने अपने भतीजे के पास कोई जो है चारा नहीं छोड़ा था? क्योंकि यह भी कहा जाता है कि बार बार जो गठबंधन था कांग्रेस और एनसीपी का, उसमें एनसीपी की सीटें ज्यादा होती थी, दावेदार होते थे सीएम बनने के अजित पवार, लेकिन शरद पवार आश्चर्यजनक तरीके से सीएम का पद कांग्रेस को दे दिया करते थे। और उसके बाद भी कई बार ऐसा हुआ जबकि अजित पवार को साइडलाइन करने की कोशिश की और उनके पास कोई चारा नहीं छोड़ा था उन्होंने। बिल्कुल, देखिए, लेकिन अजित पवार को सपोर्ट भी शरद पवार ने बहुत किया। आप जब अजित पवार ने 2019 में विद्रोह किया था पार्टी से और जब उप मुख्यमंत्री बन गया था देवेंद्र फडणवीस के साथ, उसके बाद वापस लौट के आए और जब शिवसेना और कांग्रेस के साथ जब राष्ट्रवादी कांग्रेस सरकार बनाई तो अजित पवार को उप मुख्यमंत्री पद बना दिया। अभी अजित पवार को विपक्ष के नेता का पद था। शरद पवार ने सपोर्ट भी किया, लेकिन शरद पवार विधायकों की भावनाओं को नहीं समझ सके। पार्टी के सारे बहुमत के विधायक शरद पवार से बार बार कह रहे थे कि हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहिए, मुख्य धारा में शामिल होना चाहिए, विकास हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर और देश में जो काम हो रहा है उसके साथ जुड़ना चाहिए। शरद पवार देश का मूड और महाराष्ट्र की जनता का मन नहीं समझ सके और इसके कारण विधायकों ने अजित पवार के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन। ठीक है, फिर भी अभी दावा यह किया जा रहा है कि सिर्फ 8-9 विधायक ही अभी गए हैं, बाकी के बाकी अभी पूरे के पूरे शरद पवार के साथ ही हैं। आनंद दुबे जी, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के, आपकी पार्टी को लेकर भी कहा जा रहा है कि बहुत खुश नहीं है आप लोग इस पूरे घटनाक्रम से, अजित पवार के आने से। चंदन जी नमस्कार।
आदरणीय अजीत दादा पवार का कल का बयान था, यानी 1 जुलाई 2023 का, कि आज तक के महाराष्ट्र के इतिहास में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व की सरकार सबसे असफल सरकार है। पिछले 1 साल में कोई मौका ऐसा नहीं बीता जब अजीत दादा पवार ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पानी पी पी कर न कोसा हो। और दूसरी तरफ भोपाल में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी है। अजीत पवार और उनके लोगों पर कई 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार है, ऐसे लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। तो उन्होंने क्या किया, आज पकड़ लिया, उनको अपने पास ले लिया, अपनी वॉशिंग मशीन में धो धा के एकदम तरोताजा बना दिया। लेकिन ये देश की जनता के सामने क्या देना चाहते हैं आप कैसी राजनीति देना चाहते हैं कि आप तोड़ मरोड़ फोड़ कर केवल सत्ता में बने रहना चाहते हैं? पहले आपके नेता बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता है, किरीट सोमैया जैसे, वो अजीत दादा जैसे, पवार, हसन मुशरीफ, इन पर आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार के, और बाद में उन्हीं के साथ मंत्री बनवा देते हैं और एक ही टेबल शेयर करके बैठ जाते हैं। कैसी कथनी और करनी में अंतर है? कब इसका जवाब दोगे? पार्टी के नेता जाने से मतलब नहीं कि पार्टी चली जाती है, पार्टी वहीं खड़ी है। पार्टी शरद पवार साहब के साथ खड़ी है, हमारी पार्टी आदरणीय उद्धव ठाकरे जी के साथ खड़ी है। ठीक है, चलिए, गंभीर आरोप लगाए शहजाद, आपकी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि ईडी सीबीआई का डर दिखाकर प्रधानमंत्री मोदी ने जो धमकी दी, उसी के बाद यह घटनाक्रम में बदलाव हुआ है। देखिए, हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि से आज फिर से एक संदेश गया है कि किस प्रकार से जनमानस का समर्थन नरेंद्र मोदी जी की विकासशील राजनीति को प्राप्त है, और इसीलिए फडणवीस और शिंदे जी की सरकार को आज पूर्ण तरीके से एनसीपी ने अपना समर्थन दिया है। मैं आपको पहले तो बता दूं और क्लैरिफाई कर दूं कि एनसीपी के नेता प्रतिपक्ष, उसके फाउंडिंग मेंबर, उसके दूसरे फाउंडिंग मेंबर दिलीप वलसे पाटिल, उनके चीफ विप, उनके सबसे पुराने विधायक और नेतागण और उनके सबसे वरिष्ठतम नेता आ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन देने के लिए। तो इसका मतलब आज बगावती शरद पवार है, और शरद पवार जी के तो इतिहास में बगावत है। 78 का जिक्र आपने किया, 98 में भी बगावत की, तो बगावती गुट तो शरद पवार जी का है। चौहान जी जो बैठे हैं ना, वो एनसीपी के प्रवक्ता नहीं है, वो शरद पवार फैक्शन के हैं। क्योंकि पार्टी को एक व्यक्ति की बपौती नहीं होती, पार्टी लोकतांत्रिक जो ढांचा होता है उसमें नेता प्रतिपक्ष, चीफ विप, जो लीडर ऑफ हाउस, वर्किंग प्रेसिडेंट, ये सारी चीजें होती है। तो सारे लोग तो आज हमारे साथ है, पहली बात। दूसरी बात, हम तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ईडी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बताइए दिलीप वलसे पाटिल पर कौन सा केस चल रहा है? और जयंत पाटिल पर ईडी का केस चल रहा है, वो तो हमारे साथ नहीं आए। पर मैं एक और सवाल पूछ लेता हूं, अगर ईडी का केस हसन मुशरीफ पर सही है तो जयंत पाटिल पर सही है या नहीं है, वो भी बता दें हमें आनंद जी। और आनंद जी, ईडी का केस तो अब सीएजी की रिपोर्ट के बाद जंबो सेंटर पर उद्धव सेना पर शुरू हो चुका है 12,000 करोड़ का। तो अगर करप्शन ही पैमाना है, और आज कल तक वो नेता प्रतिपक्ष थे, उनके पूरे एमवीए के, तब कोई करप्ट नहीं थे, उनके कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल थे, तब कोई करप्ट नहीं थे। आज दोपहर 2 बजे के बाद सब करप्ट हो गए। तो मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि जयंत पाटिल करप्ट है या नहीं है? भावना से आपने ईडी का केस लगाया, चाहे जयंत पाटिल जी पे लगाया, चाहे संजय राउत जी पे लगाया, हम आपका सामना तो मुझे बताइए, हसन मुशरीफ जी पर सही केस है, गलत केस है? नहीं टेकेंगे। नहीं, हसन मुशरीफ पे सही केस है, गलत केस है? नहीं, तो ही बोलो, जो घुटने टेकते होंगे आप उनको अपना बना सकते हो, जो आपके साथ आंखों से आंखें मिलाते हैं, आप उनसे बात करिए। आपकी ईडी और सीबीआई है ना, ये कुछ महीनों की मेहमान है, उसके बाद आपको करारा जवाब मिलेगा। जिस प्रकार राजनीतिक जवाब आपको देंगे। एक वाक्य, क्योंकि यहां पर वॉशिंग मशीन, वॉशिंग पाउडर का जिक्र हुआ। ये धनंजय मुंडे एनसीपी में आने से पहले किस पार्टी में थे? बीजेपी में। कौन से वॉशिंग मशीन में डाला था आपने? छगन भुजबल पहले सेना में थे, उनको कौन सी वॉशिंग मशीन में डालता? और उद्धव सेना तो हमारे नाम निशान के नीचे, मोदी जी के नेतृत्व में और फडणवीस जी के व्यक्तित्व के नीचे उन्होंने चुनाव लड़के सीटें हासिल की, उनको कौन सी वॉशिंग मशीन में डाला? आनंद जी जरा वो बता दीजिए जनता को, महाराष्ट्र की। आपने बाला साहेब ठाकरे जी की विचारधारा को, हिंदुत्व को, सावरकर को धोखा देने के बाद आपके पास आज कोई जगह नहीं बचती इस विषय पर बात करने की। आपने वीर सावरकर जी को, आपने हिंदुत्व को धोखा देकर बाला साहेब ठाकरे जी को एक प्रकार से, किस प्रकार से आपने उनका मान नीचे किया है, तो आज शिंदे जी ने और आज अजीत पवार जी ने असली एनसीपी और सेना को असली जगह पर लाने का काम, और बिना जवाब दिए नहीं रुकेगी। जी ठीक है। महेश चौहान जी, आपकी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हाँ जी, अभी मैं तो यह आपको यह निदर्शन में लाना चाहूंगा कि अभी शहजाद पूनावाला जी ने नरेंद्र मोदी जी को झूठा साबित किया।
चंद दिनों पहले नरेंद्र मोदी जी बोले थे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी है, सिंचाई में उधर घोटाला हो रहा है, सिंचाई में 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ, शिखर बैंक में इतना सारा घोटाला हुआ। ये किसने किया था? 2019 में आप लोगों ने भी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा था और एक दूसरे के ऊपर तमाम आरोप लगाए थे, लेकिन राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो इसी तरह होते हैं। बीजेपी आपके ऊपर आरोप लगाती है कि आप लोगों ने विचारधारा से समझौता किया, शिवसेना ने विचारधारा से समझौता किया था 2019 में, आप लोग भी वही आरोप लगाते हैं। जवाब दीजिए शहजाद। अगर वो आरोप सही मानते थे तो क्यों कहते थे ईडी की कार्रवाई विद्वेषपूर्ण है? कल तक, आज दोपहर तक 2 बजे तक इनको अगर आप टीवी पे बिठाते तो यही बोलते कि विद्वेषपूर्ण कार्रवाई हो रही है इन सारे नेताओं पर, और 2 बजे के बाद ये कहने लगे कि ये विद्वेषपूर्ण कार्रवाई नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, मैं आपसे चवन जी आपण दोघेही मराठी माणूस आहात, तो तुम्ही ऐका जरा, मी तुम्हाला विचारतोय, मैं आपसे ही सवाल पूछ रहा हूं, एक सवाल पूछने दीजिए। आप मुझे केवल इतना बता दीजिए कि जयंत पाटिल पर जो केस ईडी ने लगाया है वो विद्वेषपूर्ण है, और अगर वो विद्वेषपूर्ण है, वो गलत है, तो हसन मुश्रीफ के आरोप को तो आप स्वीकारते हैं, पर जयंत पाटिल के आरोप को कैसे नहीं स्वीकारते? ठीक है, ये राजनीति का डबल गेम जो है ना, ये अब बंद हो चुका है। ठीक है, इन सवालों के जवाब हम लेंगे, साथ ही साथ ये भी जी न्यूज़।